हेलो गाइस, वेलकम टू कोडेड फॉक। गाइस, प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा था कि सी लैंग्वेज क्या है या फिर उसके क्या क्या यूजेस हैं और कितना वो मतलब कितनी उसकी अप्रोच है कि हमें उसको सीखना चाहिए और कितने फायदे उसके होने वाले हैं। तो गाइस, आज हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो मेरा नाम है सौरभ। चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस, यहाँ पे फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहली जो टर्म है वो है सिंपल। तो ये सारे फीचर्स हैं आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अगर मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशंस बता दूं, लाइक जिस तरह से डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, अगर आप इनको नोट कर लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आपके पास डेफिनेशन है बट आपको डीपली नॉलेज नहीं है, डीपली आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली। तो इन डेफिनेशंस के अलावा भी आपको सी लैंग्वेज को रियल लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा। और जब आप सी लैंग्वेज को रियल लाइफ से रिलेट करना सीख जाओगे तब आपको इसको सीखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। ओके, तो यही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। जो भी आपकी टर्म है उसके अंदर जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है उस हिसाब से उस डेफिनेशन को रियल लाइफ से रिलेट करके चलेंगे। रियल लाइफ के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी एनवायरमेंट है, जितना भी आपके आसपास का एनवायरमेंट है, उस हिसाब से। ओके, तो सबसे पहले टर्म है सिंपल। ओके, सी लैंग्वेज को सिंपल यहाँ पे बोला गया है। अब सी लैंग्वेज सिंपल क्यों है? कई सारे लोग बोलते हैं कि बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आती। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। C is simple because of its structured approach and the set of many predefined functions, data types, keywords. ओके, तो यहां पे लिखा हुआ है कि C सिंपल इस वजह से है क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखती है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करना। लाइक जैसे कोई एक मकान बनाया जाता, तो मकान को जब बनाया जाता तो ऐसा तो नहीं है एक ही बार में सारा मकान बना दिया जाता है। सबसे पहले एक कमरा बनता है, फिर दूसरा कमरा बनता है, फिर तीसरा कमरा बनता है। तो इसी तरह से सारे रूम फिनिश होते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हम एक एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं और सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के एक बड़ा प्रोग्राम बनता है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर वाली एबिलिटी है ये सी के अंदर है, तो इसी वजह से उसको सिंपल बोला गया है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज सेट ऑफ मेनी प्रीडिफाइंड फंक्शंस, डाटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स। यहां इधर तो सी के पास कई प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, डाटा टाइप्स हैं, कीवर्ड्स हैं। अभी मैं आपको फंक्शंस बता देता हूं, बाकी जब और क्लासेस होंगी आगे सी लैंग्वेज की तो डाटा टाइप्स और कीवर्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, फंक्शन एक ऐसा एलिमेंट होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो कुछ काम करके दे। हमारे फोन में कितने फंक्शन है? हमारा कैमरा है, कैमरे का काम अलग है, कैमरा अलग काम करता है। व्हाट्सएप का काम अलग है। जैसे सिस्टम में है अभी गूगल क्रोम है, तो ये भी एक फंक्शन हो गया इसका। ठीक है, तो कई सारे फंक्शंस होते हैं जिससे एक एक फंक्शन होता है जो वॉल्यूम अप करता है, एक फंक्शन होता है वॉल्यूम डाउन करता है। तो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम में कई सारे फंक्शंस होते हैं। तो एक होता है कि हम फंक्शन खुद बनाते हैं, एक होता है कि हमें बने हुए मिलते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर कई सारे फंक्शंस बने हुए हैं। ओके, डाटा टाइप्स भी हैं जो हमें समझाते हैं कि कौन सा डाटा किस टाइप का है और किस तरह से वो हमें इंप्लीमेंट करना है प्रोग्राम के अंदर। कीवर्ड्स भी हैं। कीवर्ड्स क्या है वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टर्म है मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। गाइस, कंफ्यूज मत होना, एक होता है मशीन इंडिपेंडेंट, एक होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपने जो एप्लीकेशन बनाई है, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चल जाए। जैसे विंडोज है, लाइनक्स है, एंड्रॉयड है, तो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे अगर वो एप्लीकेशन चल रही है तो वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बट एक ऐसी लैंग्वेज जो सारे मशीन स्ट्रक्चर्स पे वर्क कर सके, जैसे सी का हार्डवेयर हो गया, सॉरी, जैसे एंड्रॉयड एंड्रॉयड फोन का हार्डवेयर है, या फिर आपका सीपीयू का हार्डवेयर है, या फिर आपके दूसरी मशीन्स जो होती है उनका हार्डवेयर। तो हार्डवेयर पे जो लैंग्वेज वर्क कर सके किसी भी तरह के हार्डवेयर पे, वो किस तरह की लैंग्वेज मानी जाती है? मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। किसी भी मशीन पे जो लैंग्वेज वर्क कर सके वो होती है मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ओके, तो थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं हमें सी के प्रोग्राम के अंदर मशीन के हिसाब से, बाकी सारा कुछ सेम रहता है। ओके, दैट इज वाई इट इज अ मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल लैंग्वेज। ठीक है, तो पोर्टेबल का मतलब होता है कि हमें कुछ चेंज नहीं करना, हमें जस्ट उसको कोड को उठाना है, कोड में थोड़ी बहुत चेंजेस करने हैं। क्योंकि
अगर आप एक मशीन से दूसरे मशीन पे किसी कोड को रखते हो, अपने कोड को, तो उसमें थोड़ी बहुत तो चेंजेस करने पड़ते हैं उस मशीन के एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो वो यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपका कोई सॉफ्टवेयर चलता है तो उस टाइम पे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो बिना मेमोरी चल जाए, मेमोरी तो वो लेगा। एक एग्जांपल देता हूं, आप जब कोई फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हो, जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट करते हो तो आपका डाटा सेव होता है। कहां सेव होता है? सर्वर पे। ओके, तो इसी तरह से जैसे सी लैंग्वेज का आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो तो वहां पे आप डाटा इनपुट करते जा रहे हो, इनपुट करते जा रहे हो। आपकी मेमोरी इतनी है, आपकी जो टेम्परेरी मेमोरी है, जो भी डाटा इनपुट करवा रही है, जिसके अंदर डाटा टेम्परेरी स्टोर हो रहा है। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है कि डाटा परमानेंट स्टोर नहीं हो रहा हार्ड डिस्क के अंदर, जस्ट टेम्परेरी स्टोर हो रहा है अभी के लिए, कि बस इनपुट करना और शो करना है। तो उसको भी तो मेमोरी चाहिए होती है। तो अगर मेमोरी की जो लिमिट है वो इतनी है कि वो 10 बंदों का डाटा उसमें हम डाल सकते हैं, और हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को बंद नहीं करते, हम क्या है 10 से ज्यादा का डालने की कोशिश करते हैं। तो 10 से ज्यादा का डाटा डालेंगे तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक प्रोवाइड करती है कि हम उस मेमोरी को साथ साथ क्लीन करते रहें। जैसे पहले बंदे का डाटा डाला तो हमने, उस बंदे ने जो मेमोरी ली थी उसको कर दिया क्लीन। ओके, तो मेमोरी फ्री करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन सी के अंदर है, इसी को मेमोरी मैनेजमेंट बोला गया है। किस तरह से फ्री किया जाता है वो आपको आने वाले टॉपिक्स में पता चल जाएगा, बाकी अभी सिर्फ फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इतना इनफ है। इसके बाद आता है गुड स्पीड। देखो स्पीड स्लो कब होती है? स्पीड स्लो होती है लाइक, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एरिया है, जैसे हर एरिया में पुलिस होती है, तो पुलिस का अगर एरिया बड़ा है तो क्राइम को खत्म करने में उसे ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर पुलिस का एरिया छोटा है, जहां पे पुलिस है, अगर उस एरिया का जो जितनी भी मतलब पॉपुलेशन है वो कम है, तो क्राइम को खत्म करने में कम टाइम लगेगा। तो इसी तरह से सी लैंग्वेज की अपनी लाइब्रेरी होती है जिसमें काफी सारे फंक्शंस होते हैं। तो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी छोटी है क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें खुद ही बनानी पड़ती हैं इसमें। ओके, बहुत सारी चीजें बनी हुई मिलती हैं बट काफी सारी चीजें हमें खुद ही बनानी पड़ती है अपने हिसाब से। तो लाइब्रेरी छोटी है तो फंक्शन को एक्सेस करने में भी कम टाइम लगता है। तो इसी तरह से हम इसके जितने भी प्रोग्राम है उनको फास्टली रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसको एक अच्छी स्पीड मिली हुई है, एक अच्छी स्पीड से इसका प्रोग्राम रन हो जाता है और कंपाइल भी हो जाता है। ओके गाइस, अब बात करते हैं पॉइंटर कंसेप्ट के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है, पॉइंटर का जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज का। अगर आप सी में पढ़ोगे या सी प्लस प्लस में पढ़ोगे तो जब तक आप जावा पे स्विच नहीं करते तब तक पॉइंटर आपके काम आने वाला है। डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक होता है, कई सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर आप कॉलेज में हो या फिर आप प्रोफेशनल हो तो आपको, प्रोफेशनल लोगों को पता होगा शायद अगर उन्होंने सी के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया है। या फिर अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में आपके सिलेबस में डाटा स्ट्रक्चर का भी एक टॉपिक आता है, तो वहां पे पॉइंटर का बहुत यूज होता है। बेसिकली पॉइंटर का काम क्या है, किसी मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस को एक्सेस करना। तो एड्रेस को एक्सेस करने का मतलब क्या है, मान लो कि आपको मार्केट जाना है, मार्केट से कोई सामान लेके आना है, तो एक तो होता है कि आप पूरी की पूरी मार्केट ही अपने घर पे उठा लाओ, तो वो तो समझदारी वाले काम नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप पूरी मार्केट अपने घर पे उठा लाओ। तो हम उस केस में क्या करते हैं, मैं आपको एक एड्रेस दूंगा कि भाई मार्केट का ये एड्रेस है, आप यहाँ पे जाओ और सामान ले आओ जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से कई सारे मेमोरी ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है और हमें चाहिए होता है छोटा कंटेंट। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पूरे ब्लॉक को एक्सेस ना करके हम सिर्फ उसका एड्रेस एक्सेस करते हैं और जो वैल्यू हमें उनके अंदर से चाहिए होती है वो हम एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जो पॉइंटर में वो मैं इतना ही बता सकता हूं क्योंकि अभी आपको टॉपिक्स नहीं पता है। अभी आप इतना ही समझो कि किसी ब्लॉक का अगर एड्रेस एक्सेस करना है, मेमोरी एड्रेस, तो आप पॉइंटर का यूज कर सकते हो। और कंप्यूटर के अंदर हर ब्लॉक का एक अपना एड्रेस होता है। ठीक है, अगर ब्लॉक का एड्रेस नहीं होगा तो आप डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट टर्म है आपकी रिकर्शन टेक्निक। ओके, रिकर्शन क्या है, जैसे मान लो कि आपको एक फंक्शन के अंदर, जैसे एक मैंने यहां पे केस लिखा हुआ है, ए फीचर बाई वी कैन कॉल अ फंक्शन इनटू फंक्शन इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी। जैसे किसी फंक्शन के अंदर अगर हम दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो अपने आप को कॉल करता रहेगा
तो जो काम उसने पहली बार किया था वो काम वो बार बार करता रहेगा। ठीक है, तो अगर हमें एक फंक्शन से एक काम 10 बार कराना है तो हम ये रिकर्शन टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी ये आपको इतना क्लियर नहीं हो सकता, जब आप इसके चैप्टर पे जाओगे तब आपको ये ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि फंक्शन किस तरह से अपने आप को कॉल करता है। ओके गाइस, तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि आपको एक फंक्शन का कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, आपका जो कोड है वो बड़ा नहीं होगा, कोड कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम हो जाएगी और ये आपकी कम होगी बाय यूजिंग रिकर्शन टेक्निक। ओके, नेक्स्ट टर्म है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी का ये बहुत अच्छा फीचर है, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपकी हेल्प करेगी, और अगर आप हार्डवेयर पे प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हो तो वहां पे भी आपकी ये हेल्प करेगी सी लैंग्वेज। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, बाय यूजिंग सी लैंग्वेज वी कैन परफॉर्म मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग। ओके, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि मैंने सबसे पहली टर्म में बताया था कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हम इसके अंदर, मतलब एक प्रोग्राम को अगर कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उस केस में हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हो तो ये तो वही वाली बात हो गई ना, एकता में बल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सारी लकड़ियों को एक साथ तोड़ते हो तो आपसे नहीं टूटती, बट अगर आप एक एक करके तोड़ते हो तो टूट जाती है ना। तो इसी तरह से प्रॉब्लम को भी अगर एक एक करके सॉल्व किया जाए तो बिल्कुल सॉल्व होगी। अगर आप सारी प्रॉब्लम्स को एक बार में सॉल्व करना चाहोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल है बट आपको उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, और इससे क्या है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और जो कोड कॉम्प्लेक्सिटी वो भी हमारी बढ़ जाती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कोड कॉम्प्लेक्सिटी हमें कम रखनी है, तभी हमारा प्रोजेक्ट अच्छा होगा। ओके, लास्ट टर्म है रिच लाइब्रेरी। ओके, C has a rich library which contain many inbuilt function to make your development work fast. अच्छा, आपको हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको एक बुक राइट करनी है, तो मैं आपसे बोलता हूं कि पेन से राइट करो, तो पेन से राइट करने में कितना टाइम लगेगा? हाथों में दर्द होगा। तो फिर मैं आपसे बोलता हूं एक काम करो, आप पेन से राइट मत करो, आप पीसी पे टाइप करो, मतलब आप MS ऑफिस ओपन करो और उसमें इस बुक को टाइप करो, मतलब इस बुक के जो कुछ पेजेस हैं उनको टाइप करो। तो उस टाइम आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको अब क्या मिल गया, एक प्री डिफाइंड फंक्शन मिल गया जिसका नाम है कंप्यूटर। तो इसी तरह से अगर आप सी लैंग्वेज के कोड के अंदर कोई भी काम करते हो तो उस काम को करने के लिए आपको किसी ना किसी फंक्शन की नीड होती है। तो इस तरह के कई सारे फंक्शन सी की लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सी के पास एक अच्छी लाइब्रेरी है जिसके अंदर फंक्शंस हैं, बट बहुत सारे फंक्शंस नहीं है, कई सारे फंक्शंस आपको बनाने पड़ते हैं खुद से, क्योंकि हमारी जो नीड होती है, आज के टाइम की जो हमारी नीड है, वो 1972 की सी लैंग्वेज पूरी नहीं कर सकती। हमें किस तरह की लैंग्वेज चाहिए? जावा या फिर C# या फिर PHP। बट हाँ, अगर आप सी लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो ना तो आप जावा में एंट्री कर सकते हो, ना आप C++ में एंट्री कर सकते हो, ना आप C# में। अगर आप एंट्री करना भी चाहोगे तो बहुत सारा टाइम आपको लगेगा सीखने के लिए। ओके, तो अगर आप सबसे पहले सी क्लियर कर लेते हो तो आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप आराम से किसी भी लैंग्वेज पे स्विच कर सकते हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप रहेगा। ओके गाइस, तो ये टर्म्स थी आज की। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, आई होप सारा कुछ समझ में आया होगा, सारे टर्म्स समझ में आई होंगी। अगर प्रीवियस टॉपिक में या इस टॉपिक में कोई भी आपको डाउट आता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और किसी एक सेपरेट टॉपिक की अगर आपकी डिमांड है, जैसे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बिगिनर्स हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, कुछ प्रोफेशनल लोग ऐसे भी होंगे जो हाफ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और उन्हें कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं है। तो अगर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक की भी अगर आपकी डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, हम उसको भी जो है एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।